हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अतुल एकेडमी क्लासेस में। मैं दुर्गेश दुबे आपको क्लास 12 की फिजिक्स का 8वां अध्याय आज चलने जा रहा है, जिसे आप कहते हैं वैद्युत चुंबकीय तरंगें। वैद्युत चुंबकीय तरंगों में हम लोगों ने भूमिका के बारे में अगर देखें तो भूमिका उतनी ही है जो एक समीकरण से आप समझ सकते हैं। समीकरण ये था कि 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू सी। ये समीकरण ये दिखाता है कि जो प्रकाश है वो चुंबकत्व तथा वैद्युत से मिलकर बना होता है। जो प्रकाश की चाल है वो विद्युत और चुंबकीयशीलता से मिलकर के बनी है। इसीलिए प्रकाश को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश को हम लोग कहते हैं वैद्युत चुंबकीय तरंग। इसका नाम क्या हो गया? वैद्युत चुंबकीय तरंग। इस चैप्टर में बहुत छोटा चैप्टर है। इस चैप्टर को 2-3 पॉइंट आपके मेन हैं, उन्हें आप समझ लीजिए। तो यहाँ पे जो वैद्युत चुंबकीय तरंग है इसकी खोज की गई हर्ट्ज के द्वारा। हर्ट्ज एक साइंटिस्ट थे, ठीक है। उसके बाद फिर मार्कोनी के द्वारा इसे बताया गया। लेकिन एक इस समीकरण में मैक्सवेल के 4 इक्वेशन आते हैं। उन्हीं चारों इक्वेशन के आधार पर मैक्सवेल की एक समीकरण निकाला गया और उस समीकरणों के आधार पर इन्होंने पाया कि जो प्रकाश होता है, जो वैद्युत चुंबकीय तरंग होती है वो अलग अलग आवृत्ति की होती है, जो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड की गई होती है, ठीक है। तो इसमें जो मेन चीज़ें आपको समझनी है वो ये है, इस टॉपिक से जो 2-3 मेन पॉइंट हैं उसे आप देखेंगे, ठीक है। यानी वैद्युत चुंबकीय तरंगें संपूर्ण वर्ग क्रम जो कि गामा तरंगें हैं से देर से चर्चा की जाती है, ठीक है। इसमें जो आपका पहला पॉइंट आता है वो आता है विस्थापन धारा। ये इंट्रोडक्शन इतना काफ़ी है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। इसमें जाते हैं आपका विस्थापन धारा। विस्थापन धारा, अब ये होता क्या चीज़ है? विस्थापन धारा वो धारा होती है जो कि जिसकी खोज किसने की? मैक्सवेल ने की। मैक्सवेल ने कहा कि अगर मान लेते हैं एक संधारित्र ले लेते हैं जिसकी एक प्लेट पॉजिटिव होती है और एक प्लेट निगेटिव होती है। इसी संधारित्र के एक भाग पर, देखिए, इसी संधारित्र के एक भाग पर आर त्रिज्या का एक लूप ले लेते हैं। आर त्रिज्या का एक क्या ले लें? लूप ले लें, ठीक। जिसमें धारा को क्या किया जाए? प्रवाहित किया जाए। तो बैटरी लगा दीजिए, यहाँ पे धारा प्रवाहित हो गई। अब ये कहते ये हैं कि देखिए, इस चुंबकीय प्रभाव के कारण जब आप यहाँ पे इस P से, जो कि R दूरी का है, यहाँ पे धारा जाएगी तो इस धारा के कारण ये इनमें जो है वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और चुंबकीय क्षेत्र के कारण एक प्रेरित धारा प्रोवाइड होगी। तो इस यहाँ से जो चुंबकीय यहाँ पर जो क्षेत्र उत्पन्न होगा, अगर आपने करंट धारा प्रवाहित की तो इस लूप में क्या होगा? लूप में करंट प्रोवाइड हो जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि इसमें बहने के कारण यहाँ पे उत्पन्न हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र, और इस चुंबकीय क्षेत्र में अगर आपने किसी लूप को रखा है तो उसके जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो गति करने लगेंगे चुंबकीय क्षेत्र के कारण, और यहाँ पे धारा प्रोवाइड हो जाएगी। तो अगर इस प्रकार से धारा उत्पन्न होती है तो इस प्रकार की धारा को हम लोग कहते हैं प्रेरित धारा। यानी इस कॉइल में जो धारा उत्पन्न होगी, इसमें कौन सी धारा होगी? I प्रेरित होगी। इसमें कौन सी धारा उत्पन्न होगी? प्रेरित धारा। और ये वाली जो धारा है वो कहाँ से जा रही है? बैटरी से जा रही है। ये मुख्य धारा है। तो आप जानते हैं यहाँ पे किसकी वजह से धारा उत्पन्न हुई है? प्रेरण के द्वारा। यानी अगर आपके कॉइल से अगर आपके बैटरी से कोई धारा जाती है तो इस कॉइल में जो करंट प्रोड्यूस होगी उसे कहेंगे प्रेरित धारा। अब एक चीज़ यहाँ पे देखा गया, मैक्सवेल ने ये पाया
कि जब यहाँ से यहाँ तक की धारा आई तो उन्होंने पाया कि यहाँ पर कोई कनेक्शन तो है नहीं इनके बीच में कोई कनेक्शन तो है नहीं। फिर भी इन्होंने ऑब्जर्व किया कि इस प्लेट से इस प्लेट तक धारा चली, इस प्लेट से मतलब यहां से जो धारा यहां तक गई है, ठीक है, यानी जो धारा यहां पे पहले हुई तो ये हो गई प्रेरित धारा। इस धारा को क्या कहे? प्रेरित धारा। इस धारा को क्या बोला गया? प्रेरित धारा, ठीक। और यहां पे जो धारा गई है उसे कहा गया विस्थापन धारा। ये विस्थापन धारा क्यों कहा गया? विस्थापन धारा इसलिए कहा गया इसे क्योंकि बिना किसी लूप के कारण ये धारा, और ना ही कोई वायर है यहाँ पे जो कि इस पॉइंट से यानी इस पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल पे किसके? संधारित्र के, संधारित्र के वह धारा, विस्थापन धारा क्या होती है? वह धारा जो पॉजिटिव टर्मिनल से यानी संधारित्र के धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे तक पहुंच जाती है बिना किसी माध्यम के, यानी यहाँ पे इसका कोई माध्यम नहीं है। यानी जो करंट यहाँ पे पाई जा रही थी वो अब विस्थापित हो जाती है अपने आप, कहाँ? निगेटिव सिरे पर। और इस तरह का विस्थापन, इस तरह का जो विस्थापन है इसे हम लोग कहते हैं, इस तरह का जो विस्थापन है, विस्थापन किसका हो रहा है? धारा का, तो इसे कहते हैं विस्थापित धारा। तो यहाँ पे एक बार फिर से समझिएगा, यदि किसी संधारित्र के एक सिरे पर एक लूप लगा दिया जाता है तो मैक्सवेल ने पाया जब इसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो लूप में क्या हो जाता है? एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, परंतु उससे लगा हुआ जो संधारित्र है उसमें जब धारा एक सिरे पर जाती है तो इन्होंने पाया कि इसके दूसरे सिरे पर स्वतः धारा क्या हो जाती है? स्वतः धारा यहाँ से विस्थापित हो जाती है, यानी इस टर्मिनल से इस टर्मिनल तक बिना किसी माध्यम के धारा क्या हो जाती है? पहुँच जाती है। इस टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल तक के पहुंचने की धारा को हम लोग कहते हैं विस्थापन धारा। इसे ही क्या कहा जाता है? विस्थापित धारा। और ये जो विस्थापित धारा है वो इन्होंने कहा कि हम जो ये विस्थापन धारा है वो हम किसके रूप से निकाले जाएं? हम लोग निकालते हैं विद्युत वाहक बल से। किसके से निकाला जाता है? विद्युत वाहक बल। तो ये कैसे निकलता है? देखिए, पहले हम लोग इसका टोटल अगर धारा निकालना चाहें यानी टोटल विभव, यानी E बराबर होगा टोटल करंट यानी करंट बराबर ID प्लस IC। IC कौन सा है? प्रेरित धारा। ID क्या है? प्रेरित धारा। ID क्या है? विस्थापित धारा। यानी अगर इस बैटरी का इसमें कुल धारा का मान निकाला जाए तो धारा एक प्रेरित धारा हो जाएगी और एक कौन सा हो जाएगा? विस्थापित धारा। प्रेरित धारा जो लूप के कारण उत्पन्न हो रही है और विस्थापित धारा जो संधारित्र के एक सिरे से दूसरे सिरे पर बिना किसी माध्यम के चली जा रही है। अब यहाँ पे आपको I मिल जाएगा और यहाँ से आपको टोटल I प्राप्त हो जाएगा। तो मैक्सवेल ने क्या किया? पहले काम क्या किया इन्होंने? इसको एक बार फिर से देखेंगे। विस्थापन धारा किसे कहते हैं? मैक्सवेल ने एक जो है सेटअप तैयार किया जिसमें एक संधारित्र का उपयोग किया और संधारित्र के धनात्मक टर्मिनल पर एक लूप का निर्माण किया। जब कोई धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र, और चुंबकीय क्षेत्र में रखे लूप पर एक क्या हो जाती है? प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। परंतु मैक्सवेल ने यह पाया कि संधारित्र के पॉजिटिव धनात्मक सिरे से
एक धारा संधारित्र के निगेटिव टर्मिनल की ओर जाती हुई प्राप्त होती है। संधारित्र के धनात्मक सिरे से, ठीक है, संधारित्र के धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरों तक जाने वाली, धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे तक जाने वाली बिना किसी माध्यम के सिरों तक जाने वाली बिना किसी माध्यम के उपस्थिति में धारा को विस्थापन धारा कहते हैं। मतलब संधारित्र के, ठीक है, संधारित्र के पॉजिटिव सिरे से ऋणात्मक सिरे की तक जाने वाली बिना किसी माध्यम के उपस्थित धारा को हम लोग क्या कहते हैं? विस्थापन धारा। यानी ये धारा इस दिशा से इस टर्मिनल से विस्थापन होकर के इस टर्मिनल पे पहुंच गई बिना किसी माध्यम के। इसे आप कंडक्शन करंट नहीं कहते हैं, प्रेरण करंट नहीं कहते हैं, इसे आप क्या कहते हैं? विस्थापन करंट। क्यों? क्योंकि ये सब संधारित्र है, संधारित्र के अंदर जो है आपका वैक्यूम है, मतलब कोई भी यहाँ पे नहीं है, परंतु हम प्राप्त करते हैं कि इस सिरे से इस सिरे तक अपने आप धारा क्या हो जाती है? विस्थापित हो जाती है। इस प्रकार से प्राप्त धारा को हम लोगों ने क्या कहा? विस्थापित धारा। और इसके लिए हम लोगों ने जब टोटल धारा का मान निकाला है तो टोटल धारा का मान दो भागों में डिवाइड होगा, एक होगा विस्थापित धारा और एक होगा प्रेरित धारा। अब यहाँ से हम लोगों ने पढ़ा है, देखिए अब यहाँ से एक डेरिवेशन देखेंगे, कैसे डेरिवेशन हो रहा है। देखिए जब इस टर्मिनल से आप बात कर रहे हैं, देखिए ये फिगर देखिएगा, ये टर्मिनल से ये टर्मिनल में करंट प्रोवाइड हुआ, करंट यहाँ प्रोड्यूस हुआ, प्रोड्यूस होकर के ये देखिए जो नीला सरफेस है आप देख रहे हैं बिना किसी माध्यम के ये इस टर्मिनल से इस टर्मिनल तक क्या हो रहा है? प्रवाहित हो रहा है। इसे आप कह रहे हैं विस्थापित धारा। मतलब धारा एक जगह से दूसरी जगह क्या हो जा रही है? विस्थापित हो जा रही है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर आप पूरी धारा का मान निकालें तो कंडक्शन करंट इसे कहते हैं, आईसी, संधारित्र के प्लेटों के बाहर और कोई विस्थापन धारा ना होती तो आईडी जो है दूसरी ओर संधारित्र की ओर चालन धारा। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग। अच्छा, ये जो धारा है ये किसके बराबर आएगी? ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ से एक डेरिवेशन। तो आप लोगों ने समझ में आ गया होगा कि विस्थापन धारा किसे कहते हैं। विस्थापन धारा क्या होती है? यदि कि हम एक संधारित्र में जिसके एक सिरे पर एक लूप लगा दिया जाता है और इससे अगर धारा प्रवाहित की जाती है तो इस प्रकार से प्रवाहित होने वाली धारा को हम लोग क्या कहते हैं? एक सिरे से दूसरे सिरे पर बिना किसी माध्यम के प्रवाहित होने वाली धारा को हम लोग कहते हैं विस्थापित धारा। इस धारा का मान कहाँ से निकाला जाएगा? यानी कुल धारा बराबर ID प्लस IC, यानी कुल धारा का मान क्या हो जाएगा? ID प्लस IC। और IC धारा किस पर डिपेंड करती है? देखो यहाँ पे जितना ज़्यादा फ्लक्स था उसके द्वारा प्रेरित धारा आई थी, तो प्रेरित धारा का मान जो है IC हो गया और ID क्या हो गया? E डॉट फाई बाई डी टी। ये कहाँ से निकल के आया है? E नॉट डी फाई बाई डी टी, ये कहाँ से निकल के आता है? यहाँ पे आप देखें फ्लक्स बराबर क्या होता है? फ्लक्स बराबर क्या होता है? E डॉट ए, E डॉट डी एस। ठीक, तो फ्लक्स बराबर होगा E डॉट डी एस और हम जानते हैं क्या? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। आपने गॉस का नियम पढ़ा है, गॉस का नियम एक क्लोज सरफेस के लिए आता है।
तो गॉस के नियम के अनुसार Q बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। इसको अगर आप इंटीग्रेट करेंगे, सॉरी डिफरेंशिएट करेंगे, डी फाई बाई डी टी इजकल टू डी क्यू बाई डी टी, और यहाँ से आ जाएगा डी क्यू बाई डी टी, और डी क्यू बाई डी टी को हम लोग क्या लिखते हैं, इसको आवेश परिवर्तन की दर, आवेश परिवर्तन की दर को हम लोग लिखते हैं धारा। और यही धारा अगर आप इसको करके दिखा दें भाई, देखिए हम जानते हैं फ्लक्स बराबर क्या होता है, ई डॉट ए, ठीक, और ई बराबर होता है क्यू बाई ए, ठीक, एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। तो ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ से आ गया डी फाई, अब सॉरी फाई बराबर, तो यहाँ से आ जाएगा फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। ये गॉस का नियम है, आप देख सकते हैं फर्स्ट चैप्टर में गॉस के नियम में ये आएगा आपको। गॉस ये कहते हैं जितना फ्लक्स परिवर्तन होता है वो 1/एप्सिलॉन गुना होता है किसमें, आवेश के। तो अब यहाँ से देखिएगा, अगर हम डी फाई बाई डी टी करें तो हमारा आता है 1/एप्सिलॉन। फाई का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो डी फाई कॉन्स्टेंट ले रहे हैं, ये हो जाएगा डी क्यू बाई, ये क्या हो जाएगा भैया, डी क्यू बाई डी टी। और डी क्यू बाई डी टी को हम लोग लिखते हैं आई, आवेश परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं, धारा। तो यहाँ से आपका निकालेंगे डी फाई बाई डी टी इजकल टू 1/एप्सिलॉन नॉट आई, ठीक। और अगर यहाँ से आई निकालें तो एप्सिलॉन नॉट इधर ले आएंगे, यानी ई नॉट डी फाई बाई डी टी इजकल टू आई। और इसी आई को क्योंकि ये फ्लक्स के द्वारा प्रवाहित हो रहा है, यानी एक इफेक्ट जा रहा है, कोई चीज़ और नहीं जा रही है, सिर्फ क्या जा रहा है, ये धारा जा रही है, इतने बराबर की ये धारा जा रही है, ट्रांसफर हो रही है। तो इसी धारा को हम लोग क्या कहते हैं, आई डी। आई डी मतलब यही हमारी क्या हो जाएगी, विस्थापित धारा हो जाएगी, यही हमारी क्या हो जाएगी, विस्थापित धारा। और अगर आप कुल धारा का मान निकालते हैं, अतः परिपथ में कुल धारा का मान I बराबर IC प्लस ID, ठीक। यानी अभी आपको, यानी इस परिपथ में कुल धारा क्या है, प्रेरित धारा, और अप्रेरित धारा को हम लोग लिखते हैं ID, ठीक। और एक चीज़ समझिएगा, अब यहाँ से अगर आप ID की वैल्यू निकालें तो ई नॉट एप्सिलॉन नॉट डी टी लिखा है, तो जरा यहाँ देखिएगा, ये कौन सी धारा है हमारी, ये प्रेरित धारा है, और ये कौन सी धारा है, विस्थापन। चलिए, अब अगर विस्थापन धारा की जगह हम लोग IC प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी रख दें तो फ्लक्स परिवर्तन क्या होता है, घटता बढ़ता रहता है, यहाँ पे माइनस भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा पूरा आई। इसी चीज को यहाँ पे आपको दर्शाया गया है आपकी एनसीईआरटी बुक में, आप देखेंगे आपकी एनसीईआरटी बुक में इसी का जो आईडी का डेरिवेशन निकल के आया है वो कुछ इस ऐसे ही आया है। ये देखिए, यहाँ से आपने क्या निकाल लिया, चुंबकीय, यही प्रेरित धारा है, और इसका मान अगर आप कुल धारा में रख देते हैं तो ये आपके अंदर ये आ जाता है वैल्यू, ठीक। तो अगर आप अब क्या है, ठीक है, यही चीज़ आपकी ये पूरी प्रेरित धारा आई हुई है, जरा देखिए, IC बराबर ई नॉट डी फाई बाई डी टी, ठीक। अब इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका, तो प्रेरित धारा आपकी समझ में आ गई, ठीक है। 2 ही 3 चीज़ें आपको समझनी है इसमें। एक है प्रेरित धारा। प्रेरित धारा क्या होती है, मैक्सवेल ने एक सेटअप लगाया, सेटअप में एक लूप लगाया, जैसे ही धारा प्रवाहित हुई, लूप इसमें धारा प्रवाहित के कारण चारों तरफ क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र, और इस चुंबकीय क्षेत्र में एक लूप रखा गया जिसमें क्या हो गई, कंडक्शन धारा, मतलब प्रेरित धारा उत्पन्न हो गई। और उस प्रेरित धारा के बगल में जो संधारित्र का पॉजिटिव टर्मिनल था, मैक्सवेल ने ये पाया, उस पॉजिटिव टर्मिनल्स पे धारा उत्पन्न होने के कुछ समय अंतराल बाद इन्होंने पाया कि उसके निगेटिव समय पे भी एक धारा क्या हो जा रही है,
प्राप्त हो रही है। तो उन्होंने ये कहा कि ये जो धारा उत्पन्न है यही विस्थापित हो रही है इस संधारित्र के एक सिरे से दूसरे सिरे पर। तो संधारित्र के एक सिरे से दूसरे सिरे पर जाने वाली धारा का नाम क्या दिया गया? विस्थापन धारा। विस्थापन धारा इसे इसलिए क्या गया क्योंकि ना तो इसे किसी माध्यम की जरूरत थी और ना ही यह किसी प्रभाव के कारण उत्पन्न हुई है। ठीक है, ये कोई और धारा नहीं है, ये वही धारा है जो ये वही धारा है जो क्या है, आपका यहाँ फिगर देखिएगा, ठीक है, ये वही धारा है जो इस टर्मिनल पे, देखिए जैसे ही करंट गया, करंट ने यहाँ पे एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, ये वाले में इस सिरे में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और यहाँ से प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। क्या हो जाएगी? प्रेरित धारा, प्रेरित, ठीक है, धारा उत्पन्न हो जाएगी, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, और जैसे ही इसका प्रेरित धारा उत्पन्न होगा यहाँ पे, फिर अब इन्होंने पाया कि इस टर्मिनल से, इससे देखिए ये जो येलो ब्लू कलर का ना, इसे इन्होंने धारा मान लिया है। धारा इस टर्मिनल से देखिए स्लिप होकर के कहाँ चली गई है? यहाँ पे, यानी ये विस्थापित होकर के कहाँ चली गई है? इससे। तो इस प्रकार से धारा के बहने के कारण जो धारा इस टर्मिनल से, धारा जो इस टर्मिनल की ओर बह रही है, इस टर्मिनल पे इन्होंने प्राप्त किया कि यहाँ पे क्योंकि कोई भी माध्यम नहीं था फिर भी धारा जा रही है, तो इसी धारा को इन्होंने कहा कि एक्चुअल में ये कोई नई धारा नहीं है, ये जो इस लूप में धारा प्रवहित हुई है वही विस्थापित होकर के एक सिरे से दूसरे सिरे पर आ रही है। इसी को मैक्सवेल ने क्या कहा? विस्थापन धारा। और इसका एक समीकरण इन्होंने दिया। तो समीकरण को एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग। ठीक है, ये आपका सर्किट है। संधारित्र के एक पॉजिटिव सिरे से निगेटिव सिरे तक जाने वाली बिना किसी माध्यम के उपस्थिति में धारा को विस्थापन धारा कहते हैं। अब देखिए, क्योंकि यहाँ से ये पॉजिटिव से निगेटिव फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन जाती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाएंगी तो फ्लक्स का निर्माण करेंगी, और यहाँ से हम धारा का मान निकालना चाह रहे हैं, उस धारा का नाम प्रेरित धारा। तो फ्लक्स बराबर होता है ई डॉट ए, फ्लक्स का मान ई डॉट ए, और ई की वैल्यू होती है क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से ए कैंसिल हो गया, एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी, यानी फ्लक्स परिवर्तन की दर, कितना फ्लक्स जाएगा, तो फ्लक्स परिवर्तन की दर बराबर हो जाएगा 1 बाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाई डी टी। डी क्यू बाई डी टी को हम लोग करंट कहते हैं, एप्सिलॉन नॉट को इधर ले गए, ये हो गया आपका ई नॉट डी वाई बाई डी टी आई डी। ठीक है, इसे आप इस आई डी को, इस धारा को आपने क्या कह दिया? विस्थापन धारा। और जब आपने विस्थापित धारा कह दिया, अब आप कह रहे हैं टोटल करंट क्या हो जाएगी परिपथ में? तो परिपथ में बहने वाली कुल धारा एक हो जाएगी प्रेरित धारा और एक हो जाएगी विस्थापन धारा। प्रेरित धारा जो है IC है और विस्थापित धारा क्या हो जाएगा? यहाँ से मान रख देंगे, ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो ये इसका डेरिवेशन है। ठीक है, ये था हमारा आज का। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे आपके साथ। तब तक इस चैप्टर में बस यही एक मेन टॉपिक था। ठीक है, आगे जो आएगा वो एक मैक्सवेल की 4 इक्वेशन आएंगी, उसे आप याद कर लीजिए। इस चैप्टर में आपके लिए ज़्यादा काम है, हमारे लिए बहुत कम काम है। हमारे लिए इसलिए कम काम है क्योंकि चीज़ें याद करने वाली ज़्यादा हैं। ठीक है, तो इसका रेंज याद करना पड़ता है धारा का। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब आपसे बात करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। विस्थापन धारा को आप तैयार करिएगा।